कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आशा है आप लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। तो गंदरू भाई, क्यों ना हम अपने किसान भाई बहनों को कृषि समाचार की ओर ले चले। बिल्कुल चलते हैं। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी की जैविक खेती के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध। सब्जी फसलों के बिचड़ा उत्पादन के लिए करें प्रो ट्रे का उपयोग। रामदाना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्णा। अब समाचार विस्तार से। खेतीबाड़ी में रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाइयों के अनियंत्रित उपयोग से मिट्टी, कृषि उत्पाद और उपभोक्ता तीनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ते देखा गया है। जैविक कृषि के अंतर्गत गोबर और केचुआ खाद जैसे जैविक उर्वरकों और जैविक दवाइयों का उपयोग होता है, जिसका मिट्टी, फसल और उपभोक्ता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ लाभ मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य बागवानी मिशन किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसमें परियोजना लागत का अधिकतम 50% अनुदान का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में सुकर प्रजनन इकाई उन्नति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को मॉडल सुकर इकाई की स्थापित करने के लिए प्रति इकाई 24 उन्नत नस्ल के सुकर छौनी दिए जाते हैं। इसके लिए आवेदक को अनुसूचित जाति का होना जरूरी है। इस योजना की लागत इकाई 6 लाख रुपए है, जिसमें 70% अनुदान विभाग देती है और 30% का अंशदान लाभुक को स्वयं करना होता है। इस मौसम में जो किसान लत्तेदार सब्जी फसलों का बिचड़ा लगाना चाहते हैं, वो इसके लिए प्लास्टिक ट्रे या प्रो ट्रे का उपयोग करें। प्रो ट्रे में लगाए गए बिचड़ों को जरूरत के मुताबिक धूप या छांव कहीं भी रख सकते हैं। इसमें 25 से 30 दिन में पुष्ट बिचड़ा तैयार हो जाता है। प्लास्टिक या प्रो ट्रे में सब्जी बिचड़ा लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे हम आवश्यकता अनुसार धूप या छांव कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। ठंड के मौसम में इसे ओस और पाला से बचा सकते हैं, जबकि खुले खेत में सब्जी बिचड़ा उगाने में ऐसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। किसान भाइयों, अगर हम प्लास्टिक के ट्रे या प्रो ट्रे में लट्टीदार सब्जियों का बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो बेमौसमी जैसे कि जाड़े के दिनों में कहीं पर भी हम घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर थोड़ा सा रात में चाहे तो पुआल ढक करके या प्लास्टिक ढक करके हम बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो हमारा अंकुरन हो जाएगा, जो कि बाहर में नहीं हो सकता। उसके साथ साथ जो है 25 से 30 दिनों तक जो खेत में आप मेहनत करते हैं, जैसे पानी देते हैं, दवाई डालते हैं, वो सब जो है बचत हो जाएगा। बहुत ही कम मेहनत में आपको जो है 25 से 30 दिनों का जो पौधा जो है वो आपके घर में प्लास्टिक के ट्रे में तैयार हो जाएगा। जो किसान अभी रामदाना फसल की खेती करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। रामदाना की खेती के लिए किसान भाई ध्यान रखें कि हमारे यहाँ जो है स्वर्णा, ऐसे तो हमने 4 को बताया, GA1, GA2, GA3 या GA4, लेकिन एक है कि स्वर्णा और GA2 जो है हमारे यहाँ खासकर बहुत अच्छा करता है। तो GA2 और स्वर्णा को आप ध्यान दे सकते हैं। आप ध्यान रखें कि इसको जब भी लगाएं तो पंक्ति में लगाएं, उसके बाद में जो बैलेंस फॉर्म में आप खाद डालें। किसान अपनी फसलों पर पाउडर दवा का छिड़काव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बॉक्सनुमा हिस्से में पाउडर दवा को डालकर ढक्कन को बंद कर दिया जाता है और जब रोटरी को घुमाया जाता है तो पाउडर का छिड़काव होने लगता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, अगर आप मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। साथ ही खेत में जल प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था रखें ताकि फल सड़न ना हो। और अब नजर डालते हैं राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। मेदिनी नगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा और धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4000 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1800 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6300 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 5900 रुपए से 6800 रुपए, दाल चना 3500 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1600 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां आपको मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया आपको। लेकिन झुमकी बहन, यहाँ पर लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। बिल्कुल ले लेते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो गंद्रू भाई, आज आप कौन सी जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहनों को, जिससे हमारे किसान भाई बहन बहुत लाभ उठा सके? तो किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि झारखंड के परिवेश में सब्जियों की खेती और संसाधनों का उपयोग के बारे में। क्या बात है। और यह जानकारी दे रहे हैं झुमकी बहन, जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर VK झा जी। आज हम जानेंगे कि झारखंड के परिवेश में सब्जियों में होने वाले प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर VK झा जी। डॉक्टर साहब, झारखंड के परिवेश में अगर बात करते हैं तो यहाँ के किसान भाई सब्जी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ऐसे में संसाधन कौन कौन से हैं जिनका उपयोग करके कम लागत में ज़्यादा मुनाफा वो कमाएं? किसान भाई, जैसे भी चर्चा हो रही है कि हमारे झारखंड प्रदेश जो है वो सब्जियों की खेती में काफ़ी अव्वल है और ख़ास करके जब हम सब्जियों की खेती की बात करें तो इसमें हमारी पूंजी की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ख़ास करके जैसे कि इसमें हमें सिंचाई जो होती है वो कम अंतराल में हमें निरंतर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खेतों में पौष्टिक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। ख़ास करके इसमें हमें निराई गुराई की भी हमें अधिक आवश्यकता पड़ती है।
तो ऐसे परिवेश में जब हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो इसमें हमारी लागत जितनी कम होगी और उत्पादन हमारा जितना अधिक होगा उससे हमें ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधन जैसे हैं कि जैसे ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बनाए रखें, जल की नमी को बनाए रखें, पूंजी की कम हमें ऐसी हमारी कृषि प्रक्रिया हो सब्जियों की खेती में जिसमें कि हमें पूंजी की आवश्यकता कम लगे, जैसे कि आपकी निकौनी में, गिरौनी में, इसमें आपकी कम से कम आपकी मजदूरों की संख्या लगे। तो ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों की बचत करके हम अच्छी उत्पादन सब्जियों की ले सकें। तो वैसे में कौन कौन से वो ऐसे कार्य हैं जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में आते हैं और उसका उपयोग हमारे किसान भाई करेंगे? किसान भाइयों, जैसे कि आप सब्जियों की खेती कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे अब जैसे कि आपकी खरपतवार में बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, तो उसमें जैसे आप खेत की तैयारी करते हैं, खास करके रबी के समय में जो भी समय चल रहा है, तो इसमें जैसे आप सब्जियों की खेती तैयार करते हैं तो बिल्कुल उसकी ज़मीन की अच्छी तैयारी कर लीजिए, 2-3 जुताई करके बाद मोटी भरूड़ी करके, और उसके बाद जैसे आप सब्जियों की कतारबद्ध ढंग से ही लगाएं जो कि आप लगाते हैं विभिन्न सब्जियों को। और साथ में जैसे कि आपका अगर आपके पास टपक विधि से चाहिए है तो उसमें निश्चित तौर पे जो हमारी लेटर्स जाती हैं उसके ऊपर आप प्लास्टिक मल्च का आप इस्तेमाल करें, जिससे कि और उसमें आपका जो भी पौधों की दूरी होती है उसके हिसाब से आप उसको छिद्र बना करके पौधे के प्रत्यारोपण करें। तो इस तरीके से जो आपकी नमी होती है वो जैसे प्लास्टिक मल्च का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके इसमें नमी जो है आपकी, जो अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आपको निरंतर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें आपकी नमी की संरक्षित रहने से क्या कि आपकी पौधों की बढ़वार भी अधिक होती है, चूँकि सर्दी के मौसम में तापमान भी अधिक होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि उसमें आपकी जो पौधों की सब्जियों के पौधों की बढ़वार के लिए अनुकूल समय होता है। और साथ में जैसे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए, चूँकि इसमें पूरी जो आपकी रूट जोन होती हैं जड़ों की वो पूरी प्लास्टिक मल से ढकी हुई होती हैं, तो जिसकी वजह से आपका इसमें खरपतवार के आने की संभावनाएं भी बहुत कम रहती है। और उन किसान भाइयों के पास जिनके पास अगर प्लास्टिक मल्च और टपक विधि नहीं ले रहे होते हैं तो उसमें जैसे जो आपके खरपतवार होते हैं जो पहले से दूसरे खेतों में हैं या आपके पास बायोमास में पुआल है या जैसे टेफ्रोशिया होती हैं तो उनके पत्तियों की होती हैं, तो उसको आप अगर अपने जड़ के चारों तरफ आप उसको रख दें तो उससे भी जो आप सिंचाई जब करते हैं तो नमी जो उसमें रहती है वो बरकरार रहती है और उससे नमी संरक्षित आपके पौधों की जड़ों को उपलब्ध रहती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास जो है सब्जियों की खेती में इन जो आपकी है नमी की संरक्षण जो है हो जाती है। और ख़ास करके जैसे अगर आप इसमें अगर आप जो आपकी जो टेफ्रोशिया वगैरह की जो हरी पत्ती जो आप यूज़ करते हैं या और भी कोई पत्ते जो आपके आसपास में रहते हैं तो उसको तो उससे क्या जब वो गलता है तो उससे मिट्टी में उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। तो इस तरह से आप पौधों में न्यूट्रिएंट की भी जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा भी आने वाले फसलों में उसका फ़ायदा आपको जो है वो मिलता है। तो जिन किसान भाइयों के पास मल्चिंग नहीं है या मल्चिंग लगाना चाहते हैं उसकी शुरुआत वो कहाँ से करेंगे? और किसान भाइयों जैसे कि मल्चिंग जो आजकल आती है, जैसे मैंने कहा कि खरपतवार या फिर जो आपके पास दूसरी बायोमास है तो उसके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। खास करके जो आप अगर प्लास्टिक मल्च जो कृत्रिम की बात हो रही है तो ये मार्केट में उपलब्ध होती है जो कि 25 माइक्रोन की होती है, सफ़ेद ऊपर जो होती है वो सिल्वर कलर की होती है, नीचे काली रंग की होती है। तो यह जो मल्च जो आप अपने खेतों में तैयार करके आप डालते हैं तो खास करके जो टपक विधि सिंचाई भी एक ऐसी है जिसमें कि हम जल का जो सदुपयोग जो है वो 80 से 90% से अधिक हम कर पाते हैं। तो इन किसानों के पास ये बहुत बड़ी अच्छी तकनीक जो हमारी प्लांडू केंद्र से विकसित की गई है। तो इसमें आप किसान भाइयों के लिए क्या है कि आप जैसे कि रबी के समय में जब आप खेतों की तैयारी करते हैं जो आपके लैटरल्स की पूरी चेक कर लें, पानी की जो उसकी टपक है वो सही है, तो उसके बाद इसमें आप जो मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो यह जो पौधे को आप जो मल्च के इस्तेमाल जो रबी के मौसम में आप लगाते हैं तो उसी पौधों में से आप एक बार अगर आपने उसकी खेत की तैयारी कर ली और मल्च आपने डाल दिया तो उसमें क्या है कि आप उसमें जो भी पौधे, फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, बैगन है, टमाटर है, जिन भी फसलों को आपने लगा लिया तो एक बार आपने मल्च को इस्तेमाल कर लिया तो अब ये जैसे कि आपके फरवरी मार्च में पौधे तैयार हो जाएंगे अगर आपने फूलगोभी लगाया है तो उसके बाद फिर उस पौधे को आप उसमें से निकाल करके किसान भाइयों और जैसे प्लास्टिक ट्रे में आप पौधे की जो दूसरी मतलब रबी सीजन के लिए जो आपने पौधे किया उसके बाद जब गर्मा फसल के लिए जो आप कर रहे हैं तो उसमें उस पौधे को निकाल करके और इसके जो आप पौधों को निकालेंगे तो उसमें एक होल टाइप का बनता है और उसमें फिर वापस आप वर्मी कंपोस्ट की बढ़ाई करके और पौधे को प्रत्यारोपण कर दीजिए। तो इस तरीके से फिर आपकी दूसरी फसल बिना खेत की तैयारी किए हुए आपकी दूसरी फसल जो है आपको खेत की तैयारी की जो पूंजी लगती है वो बच जाती है और फिर आपकी गर्मा फसल भी तैयार हो जाती है। और ख़ास करके जब आपकी फिर जब खरीफ सीजन आती है तो इस गर्मा फसल की सब्जियों को आप निकाल देते हैं इसमें से, तो फिर जो आपने खरीफ के लिए जो आपने पौधे को तैयार किया है तो उसको उसमें प्रत्यारोपण करते हैं। चूँकि आपके पास टपक विधि सिंचाई रहती है किसान भाइयों
तो आपको उसमें से पोषक तत्व भी आप मिल रहा है, पानी भी मिल रहे हैं, और आपको सिर्फ एक बार की खेत की तैयारी और एक मल्च के बिछाने से आपको सालों भर आप 3 फसलों को आप सफलतापूर्वक ले सकते हैं। जिससे कि खास करके झारखंड के परिवेश में जो जहाँ सब्जियों की खेती हो रही है और जो किसान भाइयों टपक विधि सिंचाई अपना रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास उपलब्धि होती है। और दूसरी यह भी देखी गई है कि किसान भाइयों, अगर आप जैसे फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और उसमें अगर आपने सपोज करें जैसे आपने उसमें रीज एंड फरो आप बनाते हैं, तो अगर किसान भाइयों अगर आप रीजन फरो नहीं बना पा रहे हैं और उसमें आप अगर फ्लैट बेड ही रख रहे हैं, उसमें अगर आपने मल्च डाल दिया तो उसकी जो उपज होती है, एक तो फसल भी अगेती हमें प्राप्त होती है मल्च, और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको उपज जो अगर आप रीजन फरो बनाए होते और आपने वो नहीं बनाया है और आपने फ्लैट बेड में ही मल्च डाल दिया है, तो उसकी दोनों की उपज लगभग बराबर हो जाती है। तो यह भी एक संसाधन की बहुत बड़ी कमी है, जो कि आपको मानव श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ मल्च के फ़ायदे से आपको रीजन फरो की बेनिफिट जो है आपको वो मिल रही है। अब वैसे किसान जो मल्चिंग नहीं कर पाए हैं और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके ही खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों, उनके लिए जैसे खास करके जिनके पास अगर आपके पास कोई टपक विधि सिंचाई नहीं हो या आपने मल्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपके पास जैसे कि जो भी खरपतवार आपके पास आते हैं, तो या जो भी आप ऐसे भी बहुत से पौधे होते हैं जिनकी बायोमास के लिए हम लगाते हैं, तो उन पत्तों को आप अगर या उनके खरपतवार को निकाल करके जो आप उसकी जड़ों के पास संरक्षित कर दें, तो इससे आपकी क्या है, जल संरक्षण हो जाती है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बनी, उससे भी आने वाले समय में उसके जो हमें जो उपयोग है उसके में मिलती है। और ख़ास करके इस तरह के प्रयोग करने से क्या होता है, और ख़ास करके जो आपकी मल्चिंग का इस्तेमाल होता है, तो उससे आपकी सब्जियों की खेती में उसका असर भी जो होती है फूल उसके फल की गुणवत्ता पे भी उसको देखने को मिलता है। अगर डॉक्टर साहब के बताए गए संसाधनों का उपयोग करते हैं तो कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा आपको होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। तो चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी थी किसान भाइयों, और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन झुमकी बहन, यहाँ पर लेना होगा एक और संदेश दिखाना है। जी हाँ, तो ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हैं? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है। सब एक साथ? हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं। इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, और आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा। जोहार कारू दादा। जोहार दादा। जोहार जोहार। हाँ, देखिए हम लोग तो हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ हम किसान का जाते ही है, कुछ समस्या रहता है उसके बारे में आपसे पूछते हैं, आप अच्छी जानकारी देते हैं, बिल्कुल समस्या का समाधान हो जाता है। अब देखिए, मौसम आ गया है रबी। बिल्कुल ठीक है, रबी मौसम। इस मौसम में अब दलहन लगाना, तो कौन सा प्रभेद लगाएंगे, थोड़ा इसको समझाइए। अजी चलिए, आपको मिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नैयर जी से और जानकारी ले लेते हैं। क्यों? किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे रबी मौसम में दलहन की खेती के बारे में और उसके प्रभेद के बारे में, जिसकी अधिक जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नैयर अली साहब। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अभी के मौसम में कौन कौन से दलहनी फसल हैं जो कि हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह राज्य सरकार जो है काफ़ी रबी फसलों में जो दलहन है उसको प्रोत्साहन करने के लिए कई योजनाएं चला रही है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिस तरह हमारे झारखंड में सिंचाई की काफ़ी कमी है और किसान बहुत मुश्किल से 1 या 2 या 3 सिंचाई दे पाते हैं, उस तरह बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गेहूं की खेती नहीं कर सकते हैं लेकिन 1 या 2 सिंचाई वो दे सकते हैं। तो उस तरह के किसानों के लिए है कि वो दलहनी फसल उपजाएं और दलहनी फसल से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ तक दलहनी फसलों का सवाल है, तो किसान जो झारखंड के हैं, झारखंड में मुख्यतः चना, मसूर, उसके बाद कहीं कहीं मटर की खेती जो है रबी में की जाती है। सर, जब हम हमारे किसान भाई इन चीज़ों की खेती करेंगे तो उनमें मुख्यतः किस किस्मों का चुनाव किस प्रकार से वो करें जो उनके ज़्यादा लाभदायक हो उनके लिए?
किसान भाई, जिस तरह आप गेहूं की खेती की तैयारी करते हैं जिसमें ढेला नहीं रहने देते हैं, तो चने के खेत में उस तरह की तैयारी नहीं करनी है। चने के खेत में ढेला रहना अच्छा माना जाता है। तो आप 2 से 3 बार जुताई करें, उसके साथ में खेत में पर्याप्त नमी हो। उस समय जो है चने की जो किस्में हैं, जैसे आपका पंत, ग्राम 114 है, उसके बाद सम्राट है, वरदान है, अवरोधी है, ये जो किस्में हैं चने का, इसका उपयोग आप अपने खेतों में लगाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मसूर की खेती करना चाहते हैं तो KLS 218 है, उसके बाद पंत मसूर जो है 406 है, फिर पंत मसूर 8 है। इन किस्मों का जो है यदि आप चयन करके लगाएंगे जो झारखंड के किसानों के लिए अनुशंसित है मसूर का, तो हम समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसी तरह जो मटर हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सब्जी के लिए नहीं होता, उसमें रचना जो है सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभेद है, जिसका उपयोग आप मटर के रूप में कर सकते हैं। यहाँ किसान भाई यह ध्यान रखेंगे कि जो तीनों जो फसलें हैं उसमें गेहूँ, उसमें नाइट्रोजन जो है फिक्स करने का, यानी जो वायुमंडल में है नाइट्रोजन उसको सोखने का, उसके जड़ में ही जो है ईश्वर उसको गुण दे दिया है। तो उसको सबसे पहले हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि लगाने से पहले जो राइजोबियम कल्चर है उससे उसका जो है ट्रीटमेंट कर लें। उसके बाद राइजोबियम कल्चर से जब ट्रीटमेंट आप कर लेंगे तो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होगी वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो उस तरह से किसान भाई यहाँ जो चने का या मसूर का या जो मटर का खेती करेंगे तो उसमें खाद की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसमें हम लोग 20 किलोग्राम मात्र नाइट्रोजन का उपयोग करने के लिए किसान को बोलते हैं। उसके अलावा 40 किलोग्राम जो है फास्फोरस और 20 किलोग्राम जो है पोटास का उपयोग करने के लिए बोलते हैं। और किसान को बोलते हैं जो भी नाइट्रोजन की मात्रा है वो पूरी मात्रा, और फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा जब आप बुआई कर रहे हो उसी समय दे दीजिए। बाद में छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होती है, और नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता दलहनी फसलों को छिड़काव बाकी का जो अवस्था है उसमें नहीं पड़ती है। तो एक बार सिर्फ जब बुआई कर रहे हो उसी समय आप जो हमने बताया 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास इसको बुआई के समय में दे दें। सर, जब हमारे किसान भाई बीजों का चुनाव कर लेंगे, किस्मों का चुनाव कर लेंगे, तो फिर वो खेतों की तैयारी किस प्रकार से करेंगे? तो हमने किसान भाइयों, जैसा हमने कहा कि गेहूं का जिस तरह आप तैयारी करते हैं जिसमें पूरी तरह जो है मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं, तो जो दलहनी फसल है उस तरह का तैयारी करने का ज़रूरत नहीं होता है। खास करके चना में कुछ ढेला रहने से उसको फ़ायदा होता है। फिर भी आपको 2 से 3 तो जुताई करना पड़ेगा, और उसमें भरपूर नमी हो तो उसके साथ में जो है आप चना या मसूर या जो मटर है उसकी खेती कर सकते हैं। और ध्यान यहाँ पे ये रहे कि आपका जो खेत है उसमें पूरी तरह से नमी हो, नमी में कोई कमी नहीं हो, ताकि उसका जो जर्मिनेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके अलावा किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि जो बीज दर है वो जो चना ज़्यादा बड़ा है, जैसे काक 2 जो है, काक 2 या काक 2 जो एक वैरायटी है जो बोल्ड सीडेड होता है, बड़ा दाना वाला होता है, तो बड़ा दाना में 100 kg जो है एक प्रति हेक्टेयर के दर से आप उपयोग करेंगे। छोटा दाना का जो चना है, जैसे आपका पंत ग्राम या पंत चना 114 है या वरदान है या सम्राट है, तो इन बीजों का जो बीज दर होगा वो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। उसी तरह मसूर की जो बीज दर है वो आपका 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आप देंगे। उसी तरह चना का जो हमने बताया कि इसमें रचना जो काफ़ी अच्छा है मटर का, तो उसमें 70 से 80 kg जो है मटर प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करेंगे, तो हम समझते हैं कि आपको अच्छी उपज मिलेगी। और यहाँ पर जो है इन दलहनी फसलों में आपको 2 से 3 सिंचाई से ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं होता है, और 2 से 3 सिंचाई देने के बाद आप देखेंगे कि 80 से 100 दिन में जो है आपको अच्छी उपज मिल जाएगी, और करीब 15 कुंटल तो कम से कम आपको प्रति हेक्टेयर के दर से उपज मिल जाएगा। और सर, अभी रबी के मौसम में क्या खास ख्याल रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों की जो भी वो दलहनी फसल लगाएं?
दलहनी फसल में खास उनको ख्याल रखना है कि जो खरपतवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में नहीं हो। उसके अलावा चना जो है उसमें कोड़ाई थोड़ा करना चाहिए। करीब 20 से 30 दिन के आसपास में यदि कोड़ाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका जड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें नोड्यूल्स होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्स होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिलने से ज़्यादा आपका जो है वो नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपके खेत में करीब 40 दिन के आसपास कोई भी खरपतवार नहीं रहे ज़्यादा, नहीं तो आपके फसल पर प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए किसान भाइयों को। भाइयों एक बात और बताना चाहेंगे कि अभी जो खास करके चना है उसमें देखा जाता है कि पौधे कुछ दिन के पश्चात सूखने लगते हैं, तो इसको हम लोग जो है विल्ट बोलते हैं चने का। तो इसमें अवरोधी एक बहुत अच्छी किस्म है जो आप लगाएंगे तो पौधा जो सूख जाता है बाद में वो सूखने वाली बीमारी नहीं होगी। तो अवरोधी ऐसी किस्में हैं जो इन जो फंगस विल्ट करता है उसके खिलाफ में उसमें प्रतिरोधी क्षमता होती है, इसलिए अवरोधी जो किस्म है उसको खास करके किसान भाई अपनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा चना में उनको लाभ मिल सकता है। सर आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। वाह वाह, अब तो पता चल गया दादा। एकदम मैंने अब देखिए आपकी जो जानकारी हमको मिली आपसे, ये जानकारी हमको इतना फायदा करेगा ये भी समझ में आया। तो प्रभेद के बारे में पता चल गया और दूसरे किसानों को भी आप बताएंगे। और जब दूसरे किसान भी इस तरह का प्रभेद लगाएंगे अपने खेतों में तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों को भी मिलेगा। तो झुमकी बहन अब छोटी मोटी और जानकारी है और इसके लिए हमें चलना होगा IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। निचली जमीन यानी दोन एक खेत में रोपा गया धान तैयार हो गया है। किसान भाई जल्द से जल्द अपनी सुविधा अनुसार फसल की कटाई करें। तो किसान नवंबर के पहले सप्ताह में गेहूं की बुआई कर चुके हैं, वो अपने खेत में निकाई गुड़ाई करके सिंचाई करें। दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। चलिए ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन आपका और हमारा दोनों का एक काम बाकी रह गया, वो है पते लिखने का। मैं पता बताऊंगी आपको और फटाफट लिख डालिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।